Correct? हाँ start. Mechanism of protein synthesis. Protein synthesis falls into the three stages. Initiation, the assembly of ribosomal on mRNA messenger RNA molecules. Elongation, repeated cycle of amino acid addition. Termination, the release of new protein chain. Ma'am, here is one note point. The all stages require protein translation factor. PF factor जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीन. Yes, ma'am. ठीक है. Initiation prokaryotes. In prokaryotes, initiation required the large and the small ribosomal subunit, the mRNA, the initiator, tRNA, the three initiation factors. इनिशिएशन जो शुरू होगा ना, हर जो स्टेप होगा वो एक एंजाइम्स और एक फैक्टर्स, जो एंजाइम है उसी को एक्चुअली फैक्टर्स बोला जाता है. तो प्रोकैरियोट्स में ना 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. आगे. यस. In initiation factor that bind to the small ribosomal subunit and its presence block the large and sub small unit from the prematurely associating. ठीक है, ये जो IF3 है ना, ये IF3 क्या करता है, स्मॉल राइबोसोम को मतलब कि बाइंड करता है. और जैसे कि क्योंकि ये जो राइबोसोम है ना, वो तो हमेशा क्या करेगा, अपने छोटे और बड़े यूनिट वो कंबाइन करके अपना ये कर लेता है. तो अगर वो कंबाइन कर लेगा तो फिर तुम्हारा mRNA बीच में नहीं लग पाएगा ना. तो पहला जो फैक्टर है वो क्या करता है कि इसको ब्लॉक कर देता है ताकि ये अपने खुद के उससे नहीं बाइंड कर पाए. ठीक है, सो दैट फैक्टर इज IF3. फाइन. उसके बाद तुम्हारा ये mRNA जो है वो इस पे लग गया है ना, जो अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ये तुम्हारा mRNA लग गया. उसके बाद बताओ, बाइंडिंग अकर The binding just 4 to 8 bases upstream of the UAG start signed Dalgono sequence. हाँ, एक सीक्वेंस होता है जो कि तुम्हारा जो इनिशिएशन कोडोन है ना, ये हमारा इनिशिएशन कोडोन है. उस इनिशिएशन कोडोन के जस्ट 3-4 बेसिस पहले होता है जिसको कि हम लोग साइन डालगेनो सीक्वेंस बोलते हैं. और ये प्रोकैरियोट के केस में है ना. यूकैरियोट के केस में अलग फैक्टर होता है, अलग इनिशिएशन फैक्टर होता है. सो ठीक है, एंड दैट इज इनिशिएटेड बाय व्हिच फैक्टर, बताओ. IF1. IF1. इसको करें. और ये तुम्हारा IF2 देखो, IF2 क्या करता है कि ये हमारा इससे tRNA से, जो हमारा tRNA मॉलिक्यूल है उससे बाइंड किया हुआ है. ठीक है ना, ये IF2. और ये इनिशिएटेड tRNA है, ये अपना क्या करेगा कि ये अमीनो एसिड्स, ये मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो पहला सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही ले आएगा, क्योंकि पहला जो अमीनो एसिड होगा वो मिथ्योनिन ही होगा. तो पहला जो इनिशिएशन कोड होगा वो AUG होगा. तो AUG के अपोजिट क्या होगा, UAC. ये tRNA अपना लेके आया, लेकिन उसको कौन लेके आएगा, IF2 इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, मतलब ये एनर्जी है GTP के थ्रू ये बाइंड करेगा, है ना. एक एनर्जी चाहिए होता है, और तब ये फैक्टर आके तुम्हारा यहाँ पे लग जाएगा. सो पहला फैक्टर हो गया IF3, जिसने क्या किया कि इनिशिएशन फैक्टर जो पहला स्मॉल जो राइबोसोमल यूनिट है उससे बाइंड किया. सेकेंड जो तुम्हारा फैक्टर IF2 ने क्या किया, तुम्हारा इनिशिएटेड TNA से बाइंड किया इन द प्रेजेंस ऑफ GTP मॉलिक्यूल. ठीक है, चलो नाउ Signed diagonal sequence in the mRNA analyze the near the end of 16S RNA, the small subunit. ठीक है, ये कह रहा है कि जो साइन डालगेनो सीक्वेंस है, दिस इज साइन डालगेनो सीक्वेंस mRNA एनिल नियर द एंड ऑफ ए 16S राइबोसोमल RNA इन द स्मॉल. देखो ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ये अगेन तुम्हारा 16S एंड 5S में बटा हुआ होता है. तो ये क्या करेगा, ये बहुत डिटेल में बताए हो, ठीक है ना. तो ये क्या करेगा कि उसके पास आके ये तुम्हारा जो mRNA है वहां पे वो एक मतलब एनिल मींस जस्ट उससे चिपक जाएगा, राइट. हाँ, फिर है बहुत ही स्लो है, मतलब यही था ना कि इसके पहले है. ओके, ये हो गया. हाँ, नाउ नेक्स्ट इज इलोंगेशन.
अच्छा मैम। इसके पहले तो कुछ नहीं, यही है। अच्छा, अच्छा अच्छा। हाँ यही तो है बस। ओके मैम, ठीक है लगे। चलो। मैम पूरा स्लाइड एक बार दिखाइए तो मैम। मैम लगता है तुम्हारा ऊपर नीचे, हमको भी लग रहा है कुछ कुछ एक आधा स्लाइड तुम्हारा लगता है कि ऊपर नीचे हो गया है। हम भी देख लेते हैं। मुझे लगता है कि ये इलोंगेशन, ये भी इलोंगेशन है, ये भी इलोंगेशन है ना इस। डॉकिंग ऑफ 15s सब यूनिट वाला होगा मैम, ट्रिगर दैट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीटीपी ऑन इनिशिएशन फैक्टर 2। वही तो हमको भी लग रहा है, ये हो गया तुम्हारा। ये स्लाइड देखिए। चलो कौन दिखाते हैं ये सब एक बार। ये हो गया, ये तो हो गया है ना, ये भी हो गया एनिल वाला, ये भी हो गया। ये तो इलोंगेशन में आ गया, तो टर्मिनेशन में आ गया, टर्मिनेशन में आ गया, ट्रांसलेशन टर्मिनेशन ना। वो स्लाइड तुम्हारा छूट गया है इस टाइम। मैम ठीक है मैम, ओके मैम, इलोंगेशन नहीं। मेरे ख्याल से ये था। ओके, सो नाउ कम टू द इलोंगेशन फैक्टर। ठीक है, उतना डिटेल में जानने की जरूरत भी नहीं। मेन फैक्टर क्या है कि तुम्हारा 3 फैक्टर लगता है प्रोकैरियोट में जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो साइन डायगोनल सीक्वेंस होता है। और वो साइन डायगोनल सीक्वेंस कहाँ होता है, तो जो हमारा इनिशिएशन कोडॉन होता है उसके 4 से 6 बेस अपस्ट्रीम, है ना। पहले होगा तो अपस्ट्रीम कहलाता है, और बाद में होता है तो उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो जाता है। वहां पे क्या होता है कि एमआरएनए जो है वो आके वहां पे एनील कर जाता है, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ IF1 फैक्टर। IF3 फैक्टर जो है वो स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करता है ताकि राइबोसोम अपने ही यूनिट से वो बाइंड ना कर पाए। एंड IF3 फैक्टर जो है वो टीआरएनए से बाइंड करके इन द प्रेजेंस ऑफ जीटीपी वो तुम्हारा 3 एंजाइम जो यूएसी है वो उसको पहला जो इनिशिएशन कोडोन है वहां पे लाती है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द सेकंड स्टेज इज इलोंगेशन। Elongation ribosomes, peptidyl transference, active एक्टिवली hydrogenation of a peptide bond between the new amino acid A site and previous amino acid P site. हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि 2 साइट यहाँ पे होता है, एक होता है ए साइट एंड दूसरा होता है पी साइट। जो पहला एमिनो एसिड आएगा वो तुम्हारे पी साइट पे आता है, ठीक है। और जो दूसरा एमिनो एसिड आता है वो ए साइट पे आता है। पी हो गया पेप्टिडाइल साइट एंड ए इज द एक्सेप्टर साइट। तो पहला तो तुम्हें लगेगा ही AUG पे ही जाना है, ठीक है। जो दूसरा एमिनो एसिड आएगा वो ए साइट पे लगता है, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है विद द प्रेजेंस ऑफ दिस पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। Yes, ma'am. क्लियर है, दूसरे को भी तो पूछो क्लियर है क्या। नाउ अनदर इज, इसमें फिर एक स्टेप आता है, बताओ। With the GTP bind, ma'am, back bind to ribosome, GTP hydrolyze, ma'am, हाँ, यही तो है। providing energy rat is हाँ, 20 days to 30 58। minutes ahead of one carbon codon. जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हर जो स्टेप होगा, इनिशिएशन फैक्टर में भी तुम्हारा मतलब कि फैक्टर, इनिशिएशन में भी फैक्टर्स लगेगा, इलोंगेशन में भी फैक्टर लगेगा। तो अब यहाँ पे देखो जो फैक्टर है EFG, है ना। और ये क्या EFG जो है वो अगेन तुम्हारा GTP से बाइंड करेगा एंड ये जो EFG है इसको हम लोग इलोंगेशन फैक्टर कहते हैं। ये इलोंगेशन फैक्टर कहते हैं। ये तुम्हारा कह रहा है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है 50S एंड 30S सब यूनिट को अहेड वन कोडोन, है ना। ये मतलब कहने का मतलब कि ये जो राइबोसोम है वो मूव करेगा एक कोड मूव करेगा विद द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम एंड दिस फैक्टर EFG फैक्टर, है ना। क्योंकि चलने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी कौन दे रहा है, जीटीपी दे रहा है। लेकिन एंजाइम कौन सा है, EFG, है ना। ये फैक्टर्स है या इसको एंजाइम बोल लो, राइट। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि 2 tRNA लगा और दोनों के बीच में ये इस तरह से बॉन्ड बन गया, इस तरह से बॉन्ड बना। यहाँ बॉन्ड नहीं बना, ये तो तुम्हारा कोडोन है। लेकिन यहाँ पे जो एमिनो एसिड आया यहाँ पे आया, और यहाँ जो पहला जो एमिनो एसिड आया था वो इस पे जाके बाइंड करके इस तरह से अपना एक बॉन्ड बना लिया। तो तुम्हारा 2 एमिनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बन गया। 2 एमिनो एसिड का एक प्रोटीन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना। ये पिक्चर से बिल्कुल क्लियर है, दिख रहा है ना। पहला जो प्रोटीन लाया, पहला जो एमिनो एसिड आया इस कोडोन को देख के यहाँ पे था। अब ये पहला कोडोन, पहला जो एमिनो एसिड है यहाँ पे था। फिर दूसरा क्या हुआ, दूसरा tRNA आया, 3 कोडोन को यहाँ पढ़ा।
और इस कोडोन को पढ़ के उसने दूसरा प्रोटीन, दूसरा जो एमिनो एसिड है वो लाया। अब क्या हुआ, इसका जो एमिनो एसिड था वो इस पे शिफ्ट करके मतलब कि बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे 2 एमिनो एसिड का एक प्रोटीन बन गया। ठीक है, यस मैम। हाँ, इसी तरह फिर तुम्हारा Amino acid tRNA that enter a site create conformational charge in ribosome that telegraph through the site eject uncharged tRNA. मतलब अब कह रहा है कि जो नेक्स्ट एमिनो एसाइल टीआरएनए होगा, है ना, जो टीआरएनए होता है वो ऑब्वियसली एमिनो ग्रुप को, एमिनो एसिड को ला रहा है ना, और मतलब कि जो उसको हम लोग एमिनो एसाइल टीआरएनए बोलते हैं क्योंकि उसमें एसाइल ग्रुप होता है। आई हाँ क्लास, हाँ बोलिए। हाँ 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 जो मॉडिफाई वाला वो वाला भेज दीजिए ना। हाँ हाँ 16 वो वाला फिर भेज दीजिएगा जो मॉडिफाई हुआ होगा। तो अब ये कह रहा है कि जो नेक्स्ट एमिनो एसाइल टीआरएनए दैट इंटर ए साइट, ऑब्वियसली जो भी नया जो टीआरएनए होगा वो ए साइट पे ही तुम्हारा इंटर करेगा। अब क्रिएट अ कन्फर्मेशनल चेंज इन राइबोसोम दैट टेलीग्राफ थ्रू द ई साइट एंड इजेक्ट अनचार्ज टीएनए, जो मतलब वो उस तरह से उसको डायरेक्ट करता है जो नेक्स्ट टीआरएनए है कि जो कोई जो तुम्हारा अनचार्ज टीएनए, चार्ज टीआरएनए मतलब कि उसके साथ तुम्हारा जीटीपी बाइंड रहेगा तभी वो चार्ज टीआरएनए होगा। अगर कोई टीआरएनए जीटीपी से बाइंड नहीं है तो वो अनचार्ज होगा, तो उसको नहीं लेके हम चार्ज टीआरएनए को ही हम अलाउ करते हैं विद दिस दिस मतलब कि जो कमिंग जो तुम्हारा टीआरएनए होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो। नाउ द अदर स्टेप इज टर्मिनेशन, बताओ। Termination. No corresponding tRNA exists for the stop codons. Instead, a protein called release factor, either RF1, RF2, which is the general shape of tRNA, mimics tRNA enters A site. मतलब जैसा कि मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया हुआ है कि ये देखो यहाँ पे 3 जो हुआ, जो ये जो कोडोन है वो स्टॉप कोडोन है ना। जैसे ही ये कोडोन आएगा जो टीआरएनए है वो समझ जाएगा कि अब हमको एमिनो एसिड नहीं लाना है ना। तो अब क्या होगा कि ये तुम्हारा जो 4 मतलब इतना प्रोसेस बढ़ा, 4 जो यहाँ पे एमिनो एसिड बाइंड करके तुम्हारा प्रोटीन बन गया। अब एक फैक्टर आएगा रिलीज फैक्टर, है ना, उस रिलीज फैक्टर की मदद से ये जो टीआरएनए है ये यहाँ से हट जाएगा क्योंकि युवा युवा कोड आ गया, युवा कोड आ गया, और ये तुम्हारा जो रिलीज फैक्टर इस ये जो प्रोटीन जो टीआरएनए से तुम्हारा बाइंड है ये तुम्हारा रिलीज हो जाएगा। सो एक 4 एमिनो एसिड का यहाँ पे 4 एमिनो एसिड दिख रहा है, यानी कि एक प्रोटीन जिसमें 4 एमिनो एसिड है वो तुम्हारा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. यही था ना ये। मैम वही। हाँ देखो, जैसे ये देखो ये तुम्हारा हो गया ना। अब कह रहा है रिलीज फैक्टर एक्टिवेट्स पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज फंक्शन ऑफ राइबोसोम व्हिच कट बॉन्ड टीथरिंग कंप्लीटेड पेप्टाइड टू टीआरएनए इन पी साइट। अब ये कह रहा है ना कि ये जो तुम्हारा रिलीज फैक्टर है ये फैक्टर एक्टिवेट्स ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ये एंजाइम है, वो किसका एंजाइम है, राइबोसोम का एंजाइम है, विच कट बॉन्ड मतलब ऑब्वियसली बॉन्ड कट करेगा तभी तो तुम्हारा ये 4 ये बनेगा, कि नहीं तो वो तो टीआरएनए से तुम्हारा बंधा हुआ है ना। तो वो क्या करेगा कि वो उस बॉन्ड को कट करेगा और इस तरह से जो तुम्हारा टीथरिंग कंप्लीटेड पेप्टाइड टू टीआरएनए इन पेप्टाइड, मतलब कि इस तरह से कंप्लीट जो एक बॉन्ड होगा वो तुम्हारा पी साइड से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। So that factor that process is initiated by the release factor 3. ठीक है, Yes, ma'am. now translation, overall translation बता दो ये the production of protein। हाँ That is coded in the mRNA molecules in cytoplasm ribosome attached to the one end of mRNA molecules using sequence that is binding site of the ribosome. ठीक है, one end of mRNA molecule at ribosome attached, ठीक है, using a sequence that is binding site for ribosome। अरे वही बात है कि साइड डेल्गेनो सीक्वेंस से करता है ना बाइंड।
ठीक है, बताओ। ये तो वही तुम्हारा टर्मिनेशन फिर आ गया। लिबरेटेड राइबोसोमल सबयूनिट नाउ फ्री टू डिफ्यूज थ्रू दैट। ओके, जब ये सारा काम हो जाएगा तो ये जो दोनों यूनिट है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड दूसरे जो एमआरएनए है उनसे बाइंड करने के लिए तैयार हो जाएगा। देखो कहने का मतलब कि एक एमआरएनए एक प्रोटीन, ठीक है, वन एमआरएनए वन प्रोटीन, और उस प्रोटीन में तुम्हारे कई एमिनो एसिड्स लगेंगे, लेकिन हर एमिनो एसिड्स जो बाइंड होगा वो कई फैक्टर से रिलीज मतलब फैक्टर से एसोसिएटेड होगा। इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर जो है वो तुम्हारा इनिशिएट कराएगा प्रोसेस को, यानी कि राइबोसोम को एमआरएनए से बाइंड करेगा। उसके लिए तुम्हारा IF3 प्रोसेस जो है वो IF3 फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हुआ। अब जब एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड कर जाता है तो उसके बाद फिर लार्जर सब यूनिट जो है वो बाइंड करता है। अब ये जो स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट से जो बाइंड करेगा एंड एमआरएनए जो बाइंड करेगा तुम्हारा इन दोनों के बीच में, वो फैक्टर IF1 रिस्पॉन्सिबल होता है। IF3 जो होता है विद द हेल्प ऑफ GTGP एंजाइम टीआरएनए मॉलिक्यूल को चार्ज करता है, मतलब कि अब वो एक्टिवेट हो गया। वैसे टीआरएनए निष्क्रिय रहता है, अगर एनर्जी खत्म हो जाए तो टीआरएनए एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन अगर उससे जीटीपी ऐड हो जाता है तो वो एक्टिवेट होता है। तो उस जीटीपी को लाने का काम जो है वो IF3 फैक्टर करता है। पहला एमिनो एसिड हम सभी को पता है कि मिथ्योनिन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज फॉर्मेटेड मिथ्योनिन, बट कोडोन इज ओनली AUG। तो पहला कोडोन जो है वो AUG को रिकॉग्नाइज करके टीआरएनए मॉलिक्यूल जो है उसके अपोजिट बेसिस का और एमिनो एसिड मिथ्योनिन को जो पी साइड पे पहले ले जाता है। जो नेक्स्ट एमिनो एसिड है उस कोड को देख के जो नेक्स्ट एमिनो एसिड है वो ए साइड पे आता है, लेकिन बॉन्ड जो है वो पी साइड पे बनता है, यानी पेप्टिडाइडल ट्रांस साइड पे बनता है। अब एमआरएनए जब आगे बढ़ता है, यानी कि तुम्हारा जब शिफ्ट ये जो वहाँ पे देखो जो प्रोसेस है इंटायर देखो कैसे होगा। देखो पहला जो एमिनो एसिड है ये तुम्हारा AUG आया है ना, ये तुम्हारा पी साइड पे आ गया। दूसरा एमिनो एसिड जो है वो ए साइड पे आया, ठीक है। अब एक एमिनो एसिड ये मिथ्योनिन है, दूसरा एमिनो एसिड जो चार्ज है देख रहे हो, हर जो स्टेप होगा वो जीटीपी से चार्ज होगा, इन दोनों के बीच में ये हमारा बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब ये जब बॉन्ड बन जाएगा तो ये राइबोसोम जो है वो मूव करेगा टू द नेक्स्ट एमिनो एसिड के लिए, है ना। यानी जब नेक्स्ट एमिनो एसिड के लिए वो मूव करेगा तो अगेन इसका जो है मतलब पी साइड तो ऑक्युपाइड रहेगा, लेकिन ए साइड जो होगा इसका फ्री हो जाएगा, क्योंकि पी साइड फिर ए साइड पे आ जाएगा, है ना। तो तुम्हारा पी जो होगा ए पे आ जाएगा एंड इधर तुम्हारा जो ए साइड है वो अगेन खाली हो जाएगा, ठीक है। देखो ए साइड फिर तुम्हारा अगेन खाली हो जाएगा, तो दूसरा एमिनो एसिड जो होगा वो फिर आएगा और फिर ये एमिनो एसिड जो होगा पहले एमिनो एसिड से बाइंड करता चला जाएगा। तो जैसे जैसे तुम्हारा मूव करेगा ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वो पी साइड पे बनेगा, लेकिन नया एमिनो एसिड जो आएगा वो ए साइड पे आएगा, ठीक है। अब ये इधर की ओर मूव कर रहा है और ये टीआरएनए जो है वो जो बॉन्ड बनता चला जाएगा तो वो पी साइड पे आता जाएगा, इस तरह से ऐड होता चला जाएगा। मतलब इसका एक टूल रुको हम यूज करते हैं। इसका टूल किधर गया? इधर होता था ना, टूल किधर गया यार? इसका टूल क्यों नहीं दिख रहा है? हेलो। हाँ 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 ईशु बोलो। मेरा स्क्रीन शेयर करिए इसका। तुम्हारा स्क्रीन शेयर करें? ये समझ में आ गया पूरा सबको? पहले भी आप पढ़ा दी। हाँ ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है, मतलब ये यही चीज तुमको बता रहे हैं कि जो बॉन्ड देखो ये पी साइड पे ही तुम्हारा बॉन्ड जो है वो रिलीज हो रहा है इस तरह से, है ना। यहाँ से बॉन्ड बन के रिलीज हो जाएगा और इस तरह से तुम्हारा आगे जब ये तुम्हारा ऊ आ जाएगा इसका मतलब कि इस पे जो टीआरएनए है वो किसी तरह का कोई एमिनो एसिड नहीं रहेगा और यहाँ पे टीआरएनए जो होगा इसको ब्लॉक कर देगा, यानी अब ये आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है, एंड दैट इज द
टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने का कुछ है? नहीं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी ठीक है। हो गया मैम, हो गया मैम, हो गया। हाँ वो तो खत्म हो गया। तो इसमें टूल ढूंढ रहे थे, जो उसमें पेन वेन चलाते वो टूल क्यों नहीं दिख रहा है? चलो इशू तुम अपना स्लाइड लाओ। मैम आप जीमेल पे आपको भेज अच्छा दिए हाँ थे हाँ सर। हाँ जी मिल गया तुम्हारा। इशू इशू का बाप रे, तुम क्या बनाए हो इशू? शेयर स्क्रीन। माइक्रोबायोलॉजी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट एंड डायरेक्ट फिल्म माइक्रोस्कोपी। दिख रहा है इशू स्क्रीन? हाँ दिख रहा है मैम। आई तुम पीपीटी नहीं बना के ये कर दिया? हाँ क्यों? हाँ मैम पीपीटी भेजे थे मैम। तो ये तो तुम पीपीटी नहीं भेजा है। जीमेल पे देखिए ना मैम। वही तो खोले, यही है ना तुम्हारा पीपीटी? चलो चलो ठीक है। नहीं है। ये नहीं है? नहीं है मैम। अरे तो कौन है तुम्हारा? एक मिनट। आईएस बुला होगा, आईएस 50 जीमेल। रिसेंट कल परसों जो भेजे थे वही ना? हाँ माइक्रो बायो लिखा होगा वो पीपीटी करने। हाँ डीटीएम माइक्रो वाले वही खोले है तुम्हारा। क्या दिख रहा है मैम? ये तो वही तो है तुम्हारा इशू का है तुम्हारा ये सच। वही तो है, यही तो है स्कैन जून 19, यही तो है पीडीएफ करके तुम दे भेजो। पीडीएफ है, पीपीटी तो नहीं है इशू। और इसके पहले कहीं भेजे हो? मैम व्हाट्सएप पे भेजना। देखो तुम्हारा पीपीटी नहीं है, तुम्हारा यही था। इसके पहले भी भेजे थे क्या कभी? भेजो पीडीएफ बना। व्हाट्सएप पे भेजो भेजो WhatsApp। पीडीएफ है मैम। हाँ तो ये तुम पीडीएफ ही भेजो। हाँ मैम। दूसरा भेजो, भेजो दूसरा। भेजे? क्या अच्छी होना है, पीडीएफ ही भेजा रहा है। तो कोई बात नहीं, उसी को प्रेजेंट कर दो ना, उसी को हाँ कर दो, कोई बात नहीं। उसमें तो लिखे हुए तो हो। चलो दिख रहा है? चला गया। चला गया? हाँ पीपीटी करना है। हाँ वही चीज तो तुम भेज रहे हो बार बार, फिर तुम वही पीडीएफ ही भेजे हो इशू। मैम पीडीएफ ही नहीं बन रहा हमसे। चलो यही यही कर दो, कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून, माय टॉपिक ऑन माइक्रोस्कोपी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एंड इम्पोर्टेंट। हम स्लाइड आगे बढ़ाए। ये तो है,
microbiology, the branch of science that has so vastly extended and expanded our knowledge of the living worlds, owns the existence to Anthony van Leeuwenhoek in 1673 with the aid of crude microscope consisting of a biconcave lens enclosed in two metal plates. Leeuwenhoek introduced the world to the to existence the of microbial forms of life, ठीक है। एंटनी life. वॉन हुएनलोक ने सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कुछ चीज होता है ना। हाँ, फिर उसके बाद फिर मतलब कि ज़्यादा पावर का, ज़्यादा मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर्ड हुआ। एंड आज के जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, वो उसका मैग्निफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग 25,000 तक से भी ज़्यादा उसका मैग्निफिकेशन होता है। हाँ मैम, ठीक है। अब कई तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, जैसे तुमने बताया कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो विजिबल लाइट यूज़ करता है, एंड अल्ट्रावायलेट लाइट जो होता है वो यूवी लाइट का यूज़ करता है। एंड लाइट माइक्रोस्कोप कई तरह के होते हैं, डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड एंड फेज कंट्रास्ट एंड द फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, है ना। तो हाँ मैम, अब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में यही है कि जो तुम्हारा फील्ड है वो तुम्हारा डार्क रहेगा, और जो तुम्हारा जो ऑर्गेनिज्म है वो तुम्हारा डार्क बैकग्राउंड पे कलर्ड दिखेगा। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज अरेंज सो दैट द लाइट सोर्स इज ब्लॉक ऑफ। वो भी बोला कि जो तुम्हारा फील्ड होगा वो डार्क होगा, causing light to scatter as it hits the specimen. This is the ideal for making object with refractive value similar to the background appear bright against the dark background. जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया, ये ऑलरेडी एक क्लास डिस्कस हो चुका है कि डार्क बैकग्राउंड होता है तो इसमें किसी तरह का कोई स्टेनिंग वगैरह या कोई कलर वगैरह की जरूरत नहीं होती, और जो ऑब्जेक्ट है वो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर अपने आप दिख जाता है। So the dark microscopic make uses of dark background, special type of compound light microscope होता है, and इसमें तुम्हारा एक circular stop होता है जो कि illuminate करता है ऑब्जेक्ट with the cone of light, is the most essential part of the dark ground microscope. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का ये कह रहा है कि टू स्टडी माउंटेड सेल एंड टिश्यू, एंड इसमें हमको किसी मतलब कोई कट छट की जरूरत नहीं होती, काटने की जरूरत नहीं होती, पिटने की जरूरत नहीं होती, तो और ना फिक्स करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का स्टेनिंग की जरूरत ही नहीं होती। तो इसमें हम चीज़ों को लाइव देख सकते हैं। एडवांटेज जैसे इसमें बताया कि ये सब है ना, ये अनस्टेन है तो इसमें या टिश्यू का ये सब नहीं करता है, तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर प्रोसेस है, और इसमें हम लोग लाइव ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन ये है कि लो लाइट लेवल, अगर मतलब कि इज द लो लाइट लेवल सीन इन द फाइनल इमेज, इसमें लाइट लेवल जो फाइनल इमेज होता है उसमें बहुत कम दिखता है, एंड द सैंपल को बहुत स्ट्रांगली हमें इल्यूमिनेट करना पड़ता है, व्हिच कैन समटाइम डैमेज द सैंपल। ठीक है। दूसरा, ओके, तुम्हारा ये डार्क फील्ड था, ठीक है, चलो ठीक है, फाइन, इट्स गुड, ओके। हाँ मैम, पढ़ने में दिक्कत हुआ मैम। किसको? तुम? हमको ना, तो बहुत ना अच्छे हम से